किसी शख्स ने ज़मीन सिर्फ इस मकसद से ख़रीदी है कि जो है वो बाद में हम बेचेंगे, बेच करके अपना काम चलाएंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अल आदतु मुहक्कमतुन। पिछले हफ्ते हम इसी 5 कवायद के जो बड़े कवायद थे उसमें से ये आखिरी कायदा, इसी के बारे में पिछले हफ्ते बात चली थी कि उर्फ़ का एतबार होता है शरीयत के अंदर और उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। उसी आज चंद उसके ज़िमनी जो कवायद हैं, यानी उसी के यानी जो कवायद आते हैं उसी को आपके सामने बयान करेंगे। पहला कायदा ये है, और आप मैंने लिखा जो है ये आपकी दूसरा है, ये दूसरा लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब इसमें वाजिब नहीं है, इसलिए कोई हरज नहीं है। अत्ताईन बिल-उर्फ़ कत्ताईन बिन-नस्सी। अत्ताईन बिल-उर्फ़ कत्ताईन बिन-नस्सी। जो चीज़ उर्फ़ के लिहाज से मुतअय्यन हो जाए वो नस की तरह से, नस के साथ मुतअय्यन करने की तरह है। जो चीज़ उर्फ़ के लिहाज से मुतअय्यन हो जाए उसकी तायीन नस के साथ तायीन मानी जाएगी। ये इसका उर्दू में माना हुआ, मैं आपको उसको मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप कहीं एग्रीमेंट करते हैं कोई, मिसाल के तौर पर यही है मामला, यानी ये दुकान आपने जो है मस्जिद की ले रखी है, उसका आपने एग्रीमेंट बनाया है। उस एग्रीमेंट में बहुत से आपके, अरबी में उसको बुनूद कहते हैं, यानी 1-2 करके आप उसमें लिखे हुए होंगे। ये सब हाँ जो भी शुरूत वगैरह लिखे हुए हैं, इसी को नस कहा जाता है। यानी आपने क्या किया, एग्रीमेंट में उसको बयान कर दिया है और उसके ज़रिए से वो चीज़ मुतय्यन हो गई है कि आप 6 महीने का है, 1 साल का है, इतना डिपॉजिट है, इतना किराया होगा, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये नस के साथ कहलाती है, यानी इसी को नस कहते हैं अरबी। यहाँ नस से मुराद यही नस है। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे उस लिखी हुई चीज़ की अहमियत है वैसे ही किसकी अहमियत है, जो चीज़ उर्फ़ के साथ मुतय्यन हो जाए उसकी भी अहमियत है। तो लिखी हुई चीज़ नहीं है लेकिन उर्फ़ के लिहाज से वो मुतय्यन है तो भी उसकी वही अहमियत होगी। तो मैं वही समझा रहा था आपको, ये मिसाल है, ये दुकान है आपके सामने, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं उसके ताल्लुक़ से आपके एग्रीमेंट में, लेकिन एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, ये लिखा हुआ नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है लिखा भी हो, लेकिन हम मिसाल दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे, ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सब जानते हैं उर्फ़ के लिहाज से लोग दुकान किस लिए लेते हैं, उसमें तिजारत करने के लिए लेते हैं, कोई चीज़ रख करके बेचने के लिए लेते हैं। ये सब लोग जानते हैं ये उर्फ़ के लिहाज से चीज़ मुतअय्यन है, इसलिए अगरचे कि ये लिखी हुई चीज़ नहीं है लेकिन उर्फ़ के लिहाज से इसे भी क्या माना जाएगा, मुतअय्यन माना जाएगा। अब उसके बाद किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं होगा कि उसको उसके अलावा, यानी जिस मकसद से दुकान ली जाती है उस मकसद के अलावा किसी और मकसद में इस्तेमाल करे, ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा। ठीक है। ये मैंने सिर्फ मिसाल देने के लिए किया आपको। बाज़ार की बात ले लीजिए। बाज़ार में एक शख्स ने, कपड़े की मार्केट है, पूरी मार्केट कपड़े की है, जितनी भी दुकानें हैं सब की सब कपड़े की है। उर्फ़ के लिहाज से क्या है, जहाँ सिर्फ कपड़े की मार्केट हो वहाँ क्या होना चाहिए, कपड़े की ही दुकान होनी चाहिए। वहाँ दुकान किसी शख्स ने ले लिया, दुकान लेने के बाद जो एग्रीमेंट बनाया उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि ये दुकान कपड़े की ही खोली जाएगी, ये लिखा हुआ नहीं है। अब उस शख्स ने बजाय कपड़े की दुकान खोलने के वहाँ पर इधर तो चल जाएगा जो है, उसने जो है वो लोहार जिसको कहते हैं या बढ़ई कहते हैं, इनकी जो है वो दुकान खोल दी उसके अंदर। अब वो भट्टी जलाएगा, आग उड़ेगी, कपड़े हैं आसपास में, वे उड़ करके जाएंगे, चिंगारी उड़ के चलेगी, कपड़े जल जाएंगे, और दुनिया भर की परेशानी दूसरे लोगों के लिए। तो जहाँ सिर्फ कपड़े की मार्केट हो वहाँ इस दुकान की ज़रूरत तो नहीं होती है। कोई भी शख्स जो देने वाला है किराए पर, वो जानता है कि आदमी लिया है तो ये भी उसी के लिए इस्तेमाल करेगा, इसलिए एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी हुई नहीं है, लेकिन उर्फ़ के लिहाज से ये चीज़ मुतय्यन है तो इसकी हैसियत वही होगी जैसे एग्रीमेंट में लिखी हुई चीज़ें हैं, उसी के लिहाज से इसकी भी अहमियत होगी। ये इस कायदे का मतलब है। जितने कायदे आ जाएंगे सब आपको इसी तरह के आएंगे जो आपको मुआशरे में ज़रूरत पड़ती है, यानी रोज़ की ज़रूरत है। कहीं भी आप कोई भी किसी भी तरह का एग्रीमेंट बनाते हैं
तो उसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसी के उसके मुताबिक हैसियत इसकी होती है। जो उर्फ के लिहाज से चीज़ मुतय्यन होती है उसकी भी हैसियत होती है। कभी ये नहीं कह सकता कोई शख्स ये लिखा हुआ नहीं है, ये मुतय्यन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। मैं एक मिसाल और भी आपको दे देता हूँ इसी के ताल्लुक़ से। जैसे अभी यहाँ बेंगलोर में आप फ़र्क कर लीजिए, ये उर्फ है अगर किसी शख्स को मकान खाली करवाना है तो पहले 1 महीने का नोटिस दे, एक उर्फ है, उसके बाद वो मकान खाली करा सकता। या कोई छोड़ता है तो पहले 1 महीने पहले वो खबर कर दे कि हम मकान आइंदा महीने छोड़ने वाले हैं। अगर नहीं करता है, अचानक छोड़ता है, तो उसको 1 महीने का किराया देना पड़ेगा। एक उर्फ है ये। एग्रीमेंट बनाने के वक्त में ये लिखा नहीं गया है। किराएदार अगर छोड़ के जा रहा है बगैर इत्तला के और कहता है कि नहीं ये तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये बात नहीं जाएगी, क्योंकि उर्फ के लिहाज से जो चीज़ मुतय्यन होती है उसकी हैसियत क्या होती है? लिखी हुई चीज़ की हैसियत होती है बिल्कुल, और उसका एतबार किया जाएगा। फैसले की जब बात आएगी तो उसका एतबार किया जाएगा और उसी के लिहाज से फैसला किया जाएगा। ये इस कायदे का माना है। दूसरा कायदा लेते हैं वक्त के लिहाज से, जो आपके यहाँ पहला है अल मारूफ उर्फन कल मशरूती शर्तन। तकरीबन माने के लिहाज से ये वैसे ही जैसा ये कायदा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें लफ्ज़ शर्त की बात कही गई है और उसमें शर्त की बात नहीं कही गई है। ये माना है अल मारूफ उर्फन, उर्फ के लिहाज से जो चीज़ मशहूर हो, उर्फ के लिहाज से जो चीज़ मशहूर हो, कल मशरूत शर्तन, उसकी हैसियत वही है जो बाकायदा शर्त लगाई गई हो। शर्त लगाई हुई चीज़ की जो हैसियत है वही हैसियत उर्फ के लिहाज से मशहूर चीज़ की भी है। जो अभी मैंने इसमें कहा था बिल्कुल वही चीज़ ये भी है। यहाँ क्या है, सिर्फ कंडीशन की बात है, यानी बाकायदा वो कंडीशन लगाया कि आप ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, इसमें आपको ये करना है, शर्त पहले लगा दिया है। जैसे शर्त लगाते हैं उसकी अहमियत होती है, वैसे ही जो चीज़ उर्फ के लिहाज से मशहूर होती है उसकी भी अहमियत होती है, उसी का एतबार किया जाता है। शर्त और नस में फर्क क्या है? जी, नस ये है कि लिखी हुई चीज़ें हैं, वो कोई शर्त कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा एग्रीमेंट की बात है, एग्रीमेंट में चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई हैं, वो शर्त होना कोई ज़रूरी नहीं। जैसे ये लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि इस घर के लिए 1000 डिपॉजिट दिया गया, वो कोई शर्त नहीं है, ठीक है, कोई शर्त नहीं है। तो नस के अंदर शर्त होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये शर्त, ये लिखा हुआ होना भी कोई ज़रूरी नहीं, ज़बानी भी हो सकती है, ठीक है। तो शर्त के अंदर ज़बानी भी आप कह दें तो वो शर्त हो गई, लेकिन नस में क्या चीज़ है? वो चीज़ लिखी हुई कहीं मौजूद एग्रीमेंट वगैरह, वो जो है नस है। तो अल मारूफ उर्फन कल मशरूती शर्तन, माना क्या हुआ इसका? जो उर्फ के लिहाज से जो चीज़ मशहूर है उसकी हैसियत वही है जो बाकायदा किसी मामले के वक्त में शर्त लगाई गई हो, उसकी जो हैसियत है वही किसकी हैसियत है? उर्फ के लिहाज से जो मशहूर है उसकी हैसियत है, ठीक है। मिसाल अभी जो मैंने आपसे कहा था वही, आप ये जब इस वक्त आपने ये जगह ली है, आपसे मालिक ने शर्त लगा दिया कि आप इसमें किताब के अलावा कोई और चीज़ नहीं बेच सकते, इस शर्त है उसकी। जैसे वो शर्त लगाए हुए है तो आपको उस शर्त की पाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शर्त लगी हुई है, चाहे वो ज़बान से कहा हो चाहे लिख करके कहा हो, जैसे भी है उसकी आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। जैसे आप इसकी पाबंदी करते हैं वैसे ही अगर उर्फ के लिहाज से कोई चीज़ मशहूर है तो आप उसकी भी पाबंदी करेंगे, अगरचे कि अक़्द के टाइम यानी एग्रीमेंट के टाइम में वो बात आई नहीं थी, वो शर्त लगाई नहीं गई थी। आम तरीके से इसकी मिसाल लोग जो है जो मकान वगैरह लेते हैं किराए पर, उसके लिए पेश करते हैं। आपने मकान किराए पर लिया किसी भी ऐसी जगह पर जो रिहायशी इलाका है पूरा, वहाँ सिर्फ रिहाइश है यानी लोग रहते हैं, वहाँ आपने किराए पर मकान ले लिया है। किराए पर मकान लेने जहाँ भी लिया जाता है उस बारे में मशहूर ये है कि वहाँ लोग, उर्फ यही है कि लोग वहाँ पर रहते ही हैं, यानी वहाँ और कोई काम नहीं होता है, वहाँ लोग रहते हैं, रहने के लिए ही लेते हैं। एक शख्स ने अगर ले लिया उसको और लेने के बाद उसको ग्राउंड बना दिया खेलने के लिए, इंडोर ग्राउंड जैसे इस तरह के होते हैं आजकल, उस तरह से उसने बना दिया लेकर के,
मालिक मकान ने पूछा भैया आपने कैसे बना दिया? कहा नहीं ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं थी कि मैं रहूँगा, मैं रहने के लिए नहीं लिया था, मैंने इसी काम के लिए लिया था। काजी के पास ये फैसला ये जाएगा, मामला तो यही कहेगा कि नहीं, जो ये रिहायशी इलाके होते हैं उसमें उर्फ यही है कि वो रहने के लिए ही लिए जाते। अगर आप किसी और चीज़ के लिए ले रहे थे तो आपको उस वक्त तो बयान करना चाहिए था, ये आपकी गलती है, उर्फ के लिहाज से हम फैसला करेंगे, आपका ये कहना गलत है। ये है अलमारूफ उर्फन कल मशरूती शर्तन, जो उर्फ के लिहाज से मशहूर है, अगरचे की ज़बान से उस वक्त तो वो शर्त नहीं लगाई गई थी लेकिन उसका एतबार किया जाएगा। अगरचे की ज़बान से नहीं कहा था मालिक ने आप सिर्फ यहाँ पर रहेंगे, लेकिन चूंकि उर्फ यही है कि जो लेने के लिए जो भी मकान रिहायशी इलाकों में लिया जाता है और लेने और रहने के लिए ही लिया जाता है, इसलिए फ़ैसला उसी के हक़ में किया जाएगा। एक दोस्ती जो है, आपने कोई गाड़ी ले ली किराए पर, कोई गाड़ी किराए पर ले ली। गाड़ी किराए पर क्यों ली जाती है? उर्फ क्या है? अपने खास के लिए, हाँ, खुद सफर करने के लिए, कहीं ना कहीं जाने के लिए गाड़ी पर, उसको गैरेज में खड़ी करने के लिए तो नहीं लेंगे कोई भी। जो उर्फ यही है कि उसके ऊपर कहीं जो है सफर करके वो जाएगा, लाजमी तौर पर बगैर उसके, यही मकसद है, इसी के लिए उसने लिया है। अब अगर कोई शख्स लेकर के जा रहा है, गाड़ी लिया है, लेकर के जा रहा है, कहीं भी उसको लेकर के निकलना चाह रहा है, बेंगलुरु के अतराफ़ या कहीं ये, और ऐसी कोई शर्त भी वहाँ नहीं लगाई गई थी। उर्फ भी ये है कि किराए की गाड़ी लेकर के आदमी जा सकता है। जैसे अगर किसी की गाड़ी के अंदर ये है कि आल कर्नाटका परमिट जैसे लिखा होता है या आल इंडिया परमिट लिखा हुआ होता है, उसके लिहाज से वो गाड़ी है तो कर्नाटका में कहीं भी लेकर के जा सकता है। उर्फ ये है कि अब कहीं भी जा सकता है। अगर ऐसा है कि लिखा हुआ था आल कर्नाटका परमिट, आल इंडिया परमिट नहीं है, उसको लेकर के वो किसी और सूबे में जाना चाह रहा है, तो अगरचे कि उसके टाइम में, एग्रीमेंट के टाइम में ये शर्त नहीं लगाई थी किराए पर देने वाले ने कि आप इसको लेकर के तमिलनाडु नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको इसकी पाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि उर्फ यही है कि जिस इलाके की गाड़ी होती है उस इलाके में ही उसको चलाया जाता है, दूसरी जगह आप लेकर के नहीं जा सकते। किसी ने स्कूटर ले लिया किसी के पास से किराए पर, ऐसे स्कूटर में उर्फ ये है कि आदमी अकेला भी जा सकता है और पीछे किसी को बैठा करके भी ले जा सकता है। अगरचे किराए पर लेने के टाइम में ये बात नहीं आई थी कि मैं अकेला जाऊंगा या मेरे साथ कोई और भी होगा, ये शर्त नहीं आई थी, लेकिन चूंकि उर्फ के लिहाज से ये चीज़ है कि एक आदमी पीछे बैठ के जा सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए अगर वो पीछे बैठा कर ले जाता है, कोई एतराज़ करता है तो फिर ये सही नहीं है। फैसला उसी के हक़ में होगा। हाँ, ये मारूफ है ये बात कि पीछे एक आदमी बैठ करके जा सकता है, ये चीज़ है, उससे ज़ायद उसने नहीं किया, इसलिए कोई हरज नहीं है। ये इस कायदे के बारे में बात है, अल मारूफ उर्फन कल मशरूती शर्तन। वो तीसरे नंबर पर दोबारा फिर वही आ गया है, ठीक है। उसके बाद है अल मारूफ बैन तुजारी कल मशरूत बैनहुम। इस कायदे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इसमें इसको तुजार के साथ यानी बिजनेस करने वालों के साथ ख़ास कर दिया गया है लफ्ज़, वरना बात वही है। अलमारूफ बैन तुजार, ताजिरों के दरमियान जो मशहूर है, ताजिरों के दरमियान जो मशहूर है, कल मशरूत बैनहुम, वो उनके दरमियान शर्त की तरह से है। यानी जैसे शर्त लगाई जाती है कोई बात किसी भी अक़द के अंदर, किसी भी मामले में, अगर वो ताजिरों के दरमियान उर्फ़ है तो वो शर्त की तरह मानी जाएगी। ये उर्फ़ यानी अगरचे की ज़बान से उस शर्त को नहीं कहा था मामले के वक्त में, लेन देन के वक्त में, लेकिन वो चीज़ मानी जाएगी अगर उनके यहाँ ये चीज़ मशहूर है तो। जैसे बड़े बड़े तिजारतों में ये होता है कि माल कहीं से ख़रीद लिया, माल ख़रीदने के बाद उस माल को ट्रांसपोर्ट के लिए जाना है, उसके बाद उसको पहुँचना है, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन देगा? अगर तुजार के दरमियान ये चीज़ मशहूर है कि अगर फ़लाँ जगह से आप माल लेते हैं तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा जो बेचता है वही देगा, या जो कंपनी का मालिक है वो देता है, जिस कंपनी की तरफ से माल आता है वो देता है, तो अगरचे कि मामले के वक्त में ये चीज़ लिखी हुई नहीं थी या बात नहीं आई थी, लेकिन ज़िम्मेदारी उसी की होगी, उसी को देना होगा।
इसको कहते हैं जो तुज्जार के दरमियान उर्फ है उसका भी एतबार किया जाएगा। कभी कोई चीज़ है आप दुकान से लेते हैं, घर तक लाने में आपको परेशानी है, हैवी होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से आप उसको लेकर के घर नहीं आ सकते, लाजमी तौर पर रास्ते का खर्चा आता है, वो जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये मशहूर है इस चीज़ के बारे में कि जहाँ से हम माल लेते हैं उसी की जिम्मेदारी है कि घर तक पहुँचाए, ये चीज़ है अगर ताजिरों के दरमियान, तो माल लेने के बाद जब हमने पेमेंट दे दिया उसको, तो घर तक पहुँचाने का पेमेंट हम नहीं देंगे बल्कि बेचने वाला देगा। लेकिन अगर ये है उर्फ कि नहीं, जो ख़रीदने वाला है वो पेमेंट देता है, बेचने वाला पेमेंट ये नहीं देता है, इसके मुकाबले अगर उर्फ है तो ख़रीदने वाले को ही देना पड़ेगा। जहाँ पर जैसा उर्फ है उसके लिहाज से उसका एतबार करेंगे। अगर इस तरह के फ़ैसले अगर आ गए काजी के पास तो वो इसी का एतबार करेगा। जो ताजिरों के दरमियान उर्फ है उसका एतबार किया जाएगा। ये उर्फ ऐसे ही है जैसे बाकायदा ये कंडीशन लगाई गई, जैसे हमने एक सामान खरीदा दुकान से, साथ में ये कहा कि आप ही को पहुंचाना पड़ेगा, उसने मान लिया ठीक है हम पहुंचा देंगे और पहुंचाने का किराया या खर्चा हम दे देंगे, मान लिया उसने, शर्त हमने रखी, मान लिया ठीक है, उसका एतबार करेगा। हमने शर्त न रखी हो लेकिन ये उर्फ है तब भी उसको ये करना पड़ेगा। ज़मीनों की ख़रीद फ़रोख्त में या बिल्डिंगों वगैरह की ख़रीद फ़रोख्त में एक मसला होता है, उसके क्या कहते हैं उसको, जिसका अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, कमीशन के अलावा रजिस्ट्रेशन का जो अच्छा खासा खर्चा आता है जी। तो अब ये कौन देगा खर्चा? ये हमने जब हमारी बात हुई तो सिर्फ किसके बारे में हुई? ज़मीन के बारे में हुई। ज़मीन इतनी जो है इसके साथ इसकी इतनी कीमत है। लेकिन ये ख़रीदो फ़रोख्त मुकम्मल कब होती है? जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब यहाँ मामला क्या है, यहाँ उसका अच्छा खासा खर्चा आता है, ये खर्चा कौन देगा? अगर उर्फ ये है कि नहीं ख़रीदने वाला ही देता है खर्चा उसका, तो उसी को देना पड़ेगा। उर्फ अगर है कि बेचने वाला देता है तो बेचने वाले को देगा, बेचने वाले को ही देना पड़ेगा। अगर ये हो जाए कि नहीं उर्फ यहाँ बेंगलुरु में ये है कि ख़रीदने वाला ही उसका खर्चा देता है, बेचने वाले को भी मालूम है और ख़रीदने वाले को ख़रीदने वाला ही देता है, ख़रीदने वाले ने शर्त लगा दिया कि नहीं ठीक है मैं इतने में ये ज़मीन ख़रीद लूँगा लेकिन रजिस्ट्रेशन का पूरा खर्चा आपको देना होगा। अगर शर्त लगाए हैं तो शर्त की पाबंदी करेंगे, शर्त नहीं लगाए हैं तो उस वक्त उर्फ की पाबंदी करेंगे। उर्फ के लिहाज से जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है उसको वो काम करना पड़ेगा, उसको वो देना पड़ेगा। ठीक है, वो जैसे अभी एक बात आ गई बीच में इसकी कमीशन की, किसकी? कमीशन की। कमीशन का मामला भी यही है। एक शख्स हमको मकान दिखाने के लिए ले गया, हमने कहा किराए पर हमको मकान दिखाने के लिए ले गया। उस वक्त हमारी कोई बात ऐसी नहीं थी कि वो जो है ख़रीदने के बाद हम उसको पैसा देंगे, कोई बात नहीं हुई है। लेकिन ये चीज़ मशहूर है कि उसको 1 महीने का किराया कमीशन के तौर पर देना होता है। यह उर्फ है, उसके लिहाज से अगर वो मांगता है तो हमें वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये उर्फ है। तो उर्फ का एतबार ऐसे ही है जैसे बाकायदा कंडीशन। उस आदमी ने मुझसे ये कहा चलिए हम आपको मकान दिलाएंगे लेकिन शर्त ये है कि आपको हमको 1 महीने का किराया देना पड़ेगा। जैसे वो अपनी ज़बान से ये कहता है वैसे ही ज़बान से न कहने के बावजूद भी उर्फ के लिहाज से ये करना पड़ता है, ये जायज़ है। उसके बाद देखिए अल किताब कल खिताब, इस पे पूरे इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, पहले ज़माने का और आज के ज़माने का है बस। लिखना बात की तरह से है, बस उर्फ का फ़र्क है इसमें पहले के उर्फ में। और पहले क्या था, कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना हो तो सिर्फ बातचीत हो जाए काफ़ी है। ख़रीदने वाले ने कहा कि मैंने ख़रीदा, बेचने वाले ने मैंने बेचा, ख़रीदने वाले ने कहा कि मैंने ख़रीद लिया। हमको जो अरबी में किताबें मिलती हैं उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि बेचने वाला कहता है बेअतु, ख़रीदने वाला कहता है इश्तरैतु, और मामला मुकम्मल हो गया, ख़रीदो फ़रोख्त पूरी हो गई। यानी सिर्फ ज़बान से कहते थे और यही बेचने और ख़रीदने का तरीक़ा था। यही मामला निकाह का भी है, यानी यही मामला
निकाह का भी है, यानी अभी तक शादी हुई नहीं है क्या आप लोगों की? कहता है निकाह पढ़ाने वाला, क्या आपने कबूल किया? वो कहता है मैंने कबूल किया, ज़बान से कहते हैं और निकाह हो गया। उसके लिए लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, उसके लिए लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मामला यहीं तक हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ है ज़बान से और वो सिर्फ चीज़ लिख दी गई है, तो लिखना भी किसकी तरह माना जाएगा? ज़बान से कहने की तरह माना जाएगा। तो पहले ये चीज़ ज़बान से होती थी, अब कैसे हो रही है? लिख करके हो रही है। तो लिखने का एतबार वही है जो ज़बान से कहने का है। अल किताबु कल खिताबी, ये मतलब है इस जुमले का कि लिखना बोलने की तरह से है, यानी उर्फ के लिहाज से उसका एतबार किया जाता है। लिखने का वही हुक्म है जो बोलने का है। तलाक किसी ने अपनी बीवी को कहीं दूर से लिख करके भेज दिया, उसके सामने ज़बान से नहीं कहा, तब भी तलाक हो जाएगी। लिखने का वही हुक्म है जो ज़बान से कहने का। ठीक है, ऐसे ही जितने भी मामले हैं, यानी खरीदने के बेचने के, ये सब लिखने का वही हुक्म है जो बोलने का। आज के ज़माने में क्या कहते हैं? लिखने का ही सिर्फ नहीं, अगर आप अपनी जो भी चीज़ें आजकल होती हैं, ये ईमेल, ये सब चीज़ें, अगर उसमें आप कोई चीज़ किसी को मैसेज भी कर दे तब भी काफ़ी है। किसी को आप जो है वो पूरा जो आजकल फातूरा जो ये वो बना करके देते हैं खरीदने और बेचने के ताल्लुक़ से, लिख करके आपने भेज दिया, वो काफ़ी है। उन्होंने लिख करके भेज दिया आपको, ये काफ़ी है। कंपनी की तरफ से सामान इतना हम भेज रहे हैं, इसकी ये कीमत है, वो लिख करके आपके पास आ गया है, ये उसकी तरफ से बेचना माना जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सामने बैठ करके कहे हो कि मैं आपको ये सामान बेच रहा हूँ और आप कहें मैं ये सामान ख़रीद रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी ये अल किताबु कल खिताबी, लिखना ये भी बोलने यानी ज़बान से कहने की तरह से है। और भी कई चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आज के ज़माने में ख़ास तरीके से ये क्या कहते हैं उसको, लिखने का मामला ये ज़्यादा ये रहता है। लिख करके कोई चीज़ दे दिया, ज़बान से कुछ नहीं कहा, उसका क्या एतबार करेंगे? कुरान आप पढ़ते हैं तो जब सजदे की आयत पढ़ते हैं तो सजदे तिलावत करना होता है। अगर लिख रहे हो और सजदे की आयत लिख दिए तो लिखना बोलने की तरह है, तो आपको क्या करना चाहिए? सजदे तिलावत करना चाहिए, है नहीं? ये एक सवाल आया था एक मरतबा, ये फतवा है कि अगर कोई आयत सजदा लिखे तो क्या उसके ऊपर भी सजदे करने यानी सजदा करना ज़रूरी होगा या नहीं होगा? फ़िक़्ह हनफ़ी के लिहाज से आप जानते हैं कि सजदे तिलावत के बाद सजदा करना वाजिब है उनके यहाँ, दूसरों के यहाँ सुन्नत है, उनके यहाँ वाजिब है। तो उन्हीं के यहाँ ये मसला आता है, दूसरों के यहाँ ये मसला नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि चूँकि वाजिब नहीं है, अगर वो लिख दिया नहीं किया तो कोई हरज नहीं है, कोई मसला ही नहीं आता है। उनके यहाँ ये वाजिब होने की वजह से ये परेशानी आती है कि क्या उस वक्त भी वाजिब होता है या वाजिब नहीं होता है। अगर सिर्फ लिख दिया है तो ये परेशानी होती है। तो ये फतवा बाकायदा कि उसमें अखबार में एक मरतबा पूछा गया था एक मुफ्ती साहब से। उसके बाद देखिए आखिरी इसमें अल इशारतुल माहूदतु, अल इशारतुल माहूदतु लिल अखरसी कल बयान बिल लिसानी। ये हमारे ज़ुबैर भाई का ये वो है। ज़ुबैर भाई नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, कुछ नाराज़ हैं क्या? चले गए हैं? जो लोग हाँ वो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए परेशानी होती है, तो आपने उनके लिए इशारे से कोई बात कही है, तो इशारा जो समझ में आता है उसकी हैसियत क्या है? जैसे हमने ज़बान से वो बात कह दी हो, उर्फ़ के लिहाज से यह है, इसलिए इसमें इसको भी पेश कर दें। तो माना क्या हुआ? अल इशारतुल माहूदतु लिल अखरसी, वो इशारा जो समझ में आने वाला है बहरे के लिए, कल बयान बिल लिसान, वो ज़बान से बयान करने की तरह से, ज़बान से बयान करने की तरह से। कोई चीज़ ख़रीदने की थी, बेचने की थी, खाने की थी, कोई भी मामला है इस तरह का,
हमने इशारा कर दिया किसी ऐसे आदमी को जो सुनता नहीं है, इशारा कर दिया खाने के लिए, वो चीज़ लेकर के उसने खा लिया, बाद में कोई ये कहे नहीं भाई मैंने तुमको इजाज़त तो खाने की नहीं दी थी, तो ये चीज़ सही नहीं है। वो इशारा जो बिल्कुल मालूम है कि हाँ इस इशारे का मतलब यही होता है, उस इशारे से अगर किसी ऐसे आदमी से बात कही गई जो सुनता नहीं है और उसने उस पर अमल कर लिया और बाद में ये कहे नहीं भाई मैंने तो नहीं कहा है, ये मेरा तो ये मतलब नहीं था, कोई ये कहने लगे, इनकार करने लगे, तो ये सही नहीं है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, कोई चीज़ खाने की मौजूद है और किसी ऐसे आदमी से जो सुनता नहीं है इशारे में कहा गया खाने के लिए और उसने उससे लेकर के खा लिया, बाद में कहने हमने इजाज़त नहीं दी थी और उससे वो पैसा तलब किया जाए उसके खाने का, तो ये सही नहीं होगा। वो ज़बान से बयान करने की तरह से है। अगर किसी को ऐसे जो आदमी सुनता है उसको भी अगर कभी जो है वक्त पड़ने पर जी इशारे से कुछ कह दिया जाए और वो जो है बहुत साफ साफ इशारा जी हाँ, उसका एतबार करेंगे, उसका उसका एतबार करेंगे। लेकिन यहाँ ख़ास तरीके से किसके बारे में, जो आदमी सुनता ही नहीं है, सिरे से सुनता ही नहीं है, उससे बात इशारे में ही कही जा सकती है और तो कोई वो मामला नहीं है। तो इशारा बिल्कुल उसको समझ में आने वाला इशारा है और इसीलिए माहूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मतलब क्या है, यानी ये इशारा उनके दरमियान इस्तेमाल होता है, उस तरह के बहरे लोगों के दरमियान ये इशारा इस्तेमाल होता है और वो समझते हैं इस चीज़ को, और ये इशारा इस्तेमाल किया गया है तो ज़बान से कहने की तरफ से है बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा ज़ुबैर भाई चूँकि उसको जानते हैं ना कि किसका कौन सा इशारा होता है, वो उनके दरमियान उनको आजकल बाकायदा तालीम दी जाती है इसकी कि ये इशारे का मतलब ये, इस इशारे का मतलब ये है। जो इशारा उनके पास बिल्कुल वाज़े है तो उस इशारे का एतबार किया जाएगा जो लोग सुनते नहीं हैं, और वो ज़बान से कहने की तरफ से। जैसे आपने ज़बान से उनसे कोई चीज़ कही हो, कोई कंडीशन रखी हो और ये बात आपने इशारे में कही थी उनसे इसलिए कि वो सुनते नहीं हैं, तो उसका एतबार किया जाएगा, फैसले के वक्त में उसका एतबार किया जाएगा। हाँ जी, बहरा। ठीक है। इसी तरह से गूंगा कौन होता है, गूंगा यानी ज़बान से बोल नहीं सकता। दोनों के बारे में ध्यान में रख लीजिएगा, ये दोनों के साथ ये मामला है। जो एक आदमी है जो बोल नहीं सकता है, उससे बात कही गई, ख़रीदने की बात थी, कोई चीज़ गए दुकान पर, इत्तेफाक से वही है, वो बोल नहीं सकता है। बोलने के लिए भी ये है, दोनों के लिए उसके लिए से अखरस खास तरीके से जो बोल नहीं पाता उसी को कहते हैं असल आदमी में, जिसको हम गूंगा कहते हैं ना, उसी को कहते हैं असल में। तो वो बोल नहीं सकता है, बोलता नहीं है, तो बोलने के लिहाज से क्या बात है कि उसने ज़बान से कुछ तो नहीं कहा लेकिन इशारा कर दिया कि हाँ ठीक है ले जाओ, हमने पैसा दिया और ले लिया। फिर बाद में कभी ये नहीं कहें कि नहीं हमने तो कहा नहीं था कुछ। वो जो इशारा कर रहा है समझने वाला इशारा है, तो ये उसको ज़बान से कहने की तरफ से है। ये ख़ास तरीके से गूंगे के ताल्लुक़ से ही है ये। तो चाहे वो मामला उसके साथ किया गया हो या उसने खुद किसी के साथ किया हो, बात यही है कि ज़बान से चूँकि वो नहीं कह सकता है या सुन नहीं सकता है, दोनों सूरतों में इशारा अगर है और इशारा बिल्कुल समझने वाला इशारा है तो ज़बान से कहने की तरफ से। जी, ये आज के वो थे और इस तरीके से हमने इसको जो है आज आपके सामने ख़त्म कर दिया। आज ख़ास तरीके से हमारे पास जो भी हैं ये बिल्कुल आम और यानी समझ लीजिए कि हमको मुआशरे में काम आने वाले, हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है फ़ैसले में इसमें। तो दूसरों के पास जाने से पहले हम खुद भी सोच सकते हैं कि शरीयत का इसमें मसला क्या हो सकता है, ये मसला यही हो, उसी की रोशनी में फ़ैसले किए जाते हैं। जी, अगर कोई अब सवाल हो तो बोलिए। 5 मिनट। फ्लैट रेंट पे रहते हैं, यहाँ पर जनरल बैंगलोर में जो रूल है कि फ्लैट पेंट करके दिया जाता है, फिर छोड़ने के बाद जी हाँ, पेंट करके देना पड़ता है। जी हाँ जी। बट और अगर सपोजिंग ये एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है और पेंट करके मिला नहीं, हाँ, तो क्या पेंट करके देना चाहिए? उसमें नहीं है, अग्रीमेंट में कुछ मेंशन कुछ भी नहीं है, और पेंट लेकिन करके उर्फ ये है कि आप जब छोड़ते हैं तो जब आपको मिलता है तभी पेंट किया हुआ मिलता है, जब आप छोड़ते हैं तो पेंट करके देना पेंट पड़ता करके है। मिला नहीं आपको, जी हाँ, तो इस केस में क्या है? बिल्कुल आप पेंट करके नहीं देगा, नहीं मिला था तो आपको उस वक्त बोलना पड़ता है उसमें कि उसमें उसको लिख दे
या दोनों के दरमियान जो है अंडरस्टैंडिंग हो कि चूँकि नहीं था तो आप भी वैसे ही छोड़ के चले जाए। जैसे कहते हैं कि आप पेंट करा के दीजिए, वो कहता है नहीं आप खुद करा लो, जब छोड़ोगे तो आप वैसे ही जो चले जाओगे, ऐसा बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन कुछ भी नहीं था और आपसे मुतालबा कर रहा है तो गलत कर रहा है।